नमस्ते। हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम अभय दुबे साहब के साथ बातचीत में आपका स्वागत है। आज कुछ ऐसा संयोग है कि आज छठे फेज की का के मतदान हो रहे हैं और मैं और प्रोफेसर अभय इस पे बात कर रहे हैं। प्रोफेसर अभय, छठे फेज की पे तो बात की जाएगी, किस तरफ रुझान है उस पर बात की जाएगी, लेकिन अभी दो लोग बहुत दिलचस्प लोग हैं जो मैं नाम से बता दूं। एक प्रशांत किशोर पांडे जी जो बिहार से हैं और योगेंद्र यादव साहब जो गुड़गांव मतलब हरियाणा से। मैं दिलचस्प इसलिए बोल रहा हूं कि दोनों लोग इस समय नेता हैं। दोनों लोग ये नहीं कह सकते हैं कि वो सेफोलॉजिस्ट हैं या वो इंडिपेंडेंट वो हैं। दोनों लोग नेता हैं। प्रशांत किशोर पांडे साहब का एक ये जरूर है कि वो कांग्रेस में बहुत आने के लिए उनकी बेचैनी थी, उन्होंने बहुत जोर लगाया था। और जिस तरह से वो कांग्रेस पे अपना कंट्रोल चाहते थे वो शायद उस समय राहुल गांधी को मंजूर नहीं था, ऐसा ऐसा बताया जाता है। तो वो कांग्रेस से उनकी अपनी पुरानी खुंदक है और पिछले आठ पिछले करीब 1.5 साल से वो बिहार में अपनी राजनीतिक पार्टी का और उसका कुछ कुछ कर रहे थे, लेकिन एकदम से उभार के आए हैं। दूसरे हमारे योगेंद्र यादव साहब हैं। योगेंद्र यादव साहब का अपना पहले सेफोलॉजिस्ट थे, अच्छे सेफोलॉजिस्ट थे, हम सब लोग उनका बहुत ध्यान से सुनते थे उनकी बात। फिर वो आम आदमी पार्टी में गए, फिर उन्होंने अपनी पार्टी बनाई, फिर वो इलेक्शन लड़े और फिर वो किसी तरह से कांग्रेस में घुसने की पूरी एंट्री कोशिश की। अब कांग्रेस के पास टिकट की अपनी मारा मारी थी। हरियाणा ऐसा प्रदेश है जहां पे बहुत ही ज्यादा उनके पास ज्यादा लोग हैं। मतलब एक अनार 100 बीमार वाली कहावत है। कल का जो स्टेटमेंट है योगेंद्र यादव जी का, वो अपने को भारत जोड़ो यात्रा से भी जोड़े हुए मानते हैं, राहुल गांधी को भी अगल बगल कोशिश में रहते हैं कि उनके अगल बगल फोटो खिंच जाए, राकेश टिकैत के साथ भी रहते हैं। मतलब हर जगह जहां कुछ हैपनिंग हो है। मुझे जरा आपसे समझना है कि ये लोग पॉलिटिकल लोग होके एक स्टैंड जिस तरह से ले रहे हैं और जिस तरह से कह रहे हैं कि नहीं नहीं, और योगेंद्र यादव जी थोड़ा ज्यादा चतुर हैं तो उन्होंने बताया है कि 240 से 260, एनडीए 35 से 45, मतलब सरकार तो बनेगी एनडीए की ही। मैं एक टिप्पणी आपकी जनरल, आपको क्या लग रहा है? आप इन लोगों के साथ बहुत क्लोजली काम भी किए हैं, योगेंद्र जी के को आप ठीक से जानते हैं। आपको मतलब ये पॉलिटिकल लोग ये क्या करना चाह रहे हैं? नैरेटिव सेट करना चाह रहे हैं? देखिए, मैं तो अपने दोनों ही मेरे परिचित हैं। योगेंद्र जी के साथ मैं ज्यादा घनिष्ठ रहा हूँ। CSDS में, सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज में, जब मैं भारतीय भाषा कार्यक्रम का निदेशक था तो योगेंद्र जी हर मामले में मेरे साथ होते थे। हर संघर्ष में उन्होंने जो जो बौद्धिक संघर्ष होते थे मुख्य तौर पर, वो उन्होंने मेरा साथ दिया है। तो इसलिए इस लिहाज से मैं उनका इस मामले में कृतज्ञ भी हूँ कि हिंदी का समर्थक कोई मिलता नहीं है, खासतौर से समाज विज्ञान की दुनिया में। जो हिंदी के समर्थक भी होते हैं वो अपनी आस्तीन में अंग्रेजी का एक पत्ता छिपाए रहते हैं। वो मौका मिलती है अंग्रेजी का पत्ता चलते हैं। खैर छोड़िए, वो अलग तरह की बात है। मैं इन दोनों ही व्यक्तियों को, दोनों ही हस्तियों को मुख्य तौर पर एक कुशल राजनीतिक समीक्षक के तौर पर देखता हूँ। इनका राजनीतिक इतिहास क्या है वो मेरे ख्याल से इस वक्त इस बहस के लिए भी प्रासंगिक नहीं है, महत्वपूर्ण नहीं है। दोनों अपने अपने तरीके से कुछ इस तरह की बातें कह रहे हैं जो हम लोगों के काम की बातें हैं, जिससे हम लोगों को इस चुनाव को समझने में मदद मिलेगी। मसलन आप प्रशांत किशोर को देखिए, उनका करण थापर के साथ इंटरव्यू बहुत चर्चित रहा है। मैं उसमें नहीं जाऊंगा उसकी बातचीत में, क्योंकि सनसनी पैदा करना हमारा मकसद नहीं है, आपका भी मकसद नहीं है। पब्लिक इंडिया का मंच एक गंभीर मंच है। प्रशांत किशोर जो बात कह रहे हैं वो बड़ी महत्वपूर्ण है। उन्होंने जो आंकड़े दिए उन पर मत जाइए। वो कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी का जो ब्रांड है वो डिक्लाइन पे है, ब्रांड नीचे गिर रहा है। एक व्यक्ति के तौर पर नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता भी नीचे जा रही है, वो ये भी कह रहे हैं। प्रशांत किशोर ये भी कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी नर्वस हो जाते हैं, दिखाई पड़ता है कि बीच बीच में वो नर्वस हो जाते हैं। प्रशांत किशोर ये भी कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी हिंदू मुसलमान इसलिए कर रहे हैं ताकि अपने कार्यकर्ताओं को जो कि बुझे हुए हैं उनके अंदर कुछ फुर्ती, चमक और उत्साह पैदा कर सके। तो प्रशांत किशोर के का ये जो अवलोकन है, ये अवलोकन बहुत महत्वपूर्ण है। ये अवलोकन बताता है कि नरेंद्र मोदी जो उल्टी सीधी बातें जो आजकल कर रहे हैं उसके पीछे का कारण क्या है। हम लोग तो सोचते ही रहते हैं कि उल्टी सीधी बातें करने के पीछे कोई डिजाइन है या कुछ नरेंद्र मोदी हिल गए हैं अपनी जगह से। खास तौर से जब नरेंद्र मोदी ने यह कहा कि मुझे लगता है कि मैं कोई बायोलॉजिकल आदमी नहीं हूं। अच्छा,
फिर मुझे लगा कि इसके पीछे एक बड़ी डिजाइन है, और वो डिजाइन ये है कि नरेंद्र मोदी अपने आप को ईश्वर के अवतार के तौर पर या ईश्वर के अंश के तौर पर, मनुष्य से श्रेष्ठ व्यक्ति के तौर पर समाज के सामने, वोटरों के सामने पेश करना चाहते हैं। और इसकी कोशिश वो पिछले, याद आया, इसकी कोशिश वो पिछले 2 साल से करते आ रहे हैं। इन 2 सालों में आप देखिए उन्होंने कितने मंदिरों के उद्घाटन किए हैं, प्राण प्रतिष्ठा की है, चाहे कल्की धाम हो, चाहे अयोध्या का मंदिर हो, चाहे अक्षरधाम, कोई एक अक्षरधाम हो, या अबू धाबी तक चले गए वहां मंदिर का उद्घाटन करने के लिए। फिर एक तपस्वी के तौर पर उन्होंने अपनी छवि बनाने के लिए तरह तरह के अमरनाथ में, केदारनाथ में अपनी तस्वीरें खिंचवाई, समुद्र, पाताल में, आकाश में और धरती पर उसी तरीके से उन्होंने अपनी तस्वीरें खिंचवाई। तो लगातार वो अपने आप को एक आध्यात्मिक हस्ती के रूप में पेश करने की उन्होंने पूरी कोशिश की है। तो ये चीज सामने हमारे आती है, और इस चीज से मुझे इशारा मिला जब मैं प्रशांत किशोर जी को सुन रहा था। अब प्रशांत किशोर जी का ये जो कहना है कि जो भाजपा को नुकसान होगा, वो नुकसान वो दक्षिण भारत से, उड़ीसा से और पश्चिम बंगाल से वो पूरा कर लेंगे। कोई जरूरी नहीं है प्रशांत जी की हर बात से सहमत हो, मैं उनकी इस बात से सहमत नहीं हूं। मैं इस बात को नहीं मानता हूं कि दक्षिण भारत में भारतीय जनता पार्टी को इतनी सीटें मिलने वाली हैं कि वो उत्तर भारत में और मध्य भारत में उसे जो नुकसान होगा, उस नुकसान की भरपाई उससे कर लेगी। तो यहाँ तो मेरी सहमति असहमति एक ही है। जहां तक योगेंद्र जी की बात है, अगर आप योगेंद्र जी की बात को ध्यान से सुने तो उसमें स्पष्ट हो जाता है कि दक्षिण भारत में और पूर्वी भारत में वो कह रहे हैं भाजपा को जो कुछ प्राप्त होगा वो वहीं खो भी देगी। जो कुछ वो जीतेगी वो वहीं खो देगी वहां पर। इसलिए भाजपा की असली लड़ाई जो है, जहां पर भाजपा को मरना और जीना है, वो उत्तर भारत, पश्चिम भारत और मध्य भारत है। यहां पर भाजपा अगर कुछ हासिल करेगी तो हासिल करेगी, और कुछ खोएगी तो खोएगी। समस्या ये है कि यहाँ पे कुछ वो हासिल नहीं कर सकती, क्योंकि पहले से ही वो काफी कुछ हासिल कर चुकी है, उसका स्ट्राइक रेट 90% के पार है। तो यहाँ कुछ मिलना नहीं है, इसलिए इस इलाके से भाजपा को कुछ खोना ही खोना है। योगेंद्र यादव की बात में एक और बात निकल के आती है, वो अपनी बात को जिस तरह कहते हैं, अगर आप उस पूरे फ्रेम को समझें तो वो कहना ये चाहते हैं कि भारतीय राजनीति की, चुनावी राजनीति की जो एक डिफॉल्ट सिचुएशन है, उसमें भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी ताकत है कि वो जब तक बहुत बुरी तरीके से चुनाव ना हारे, यानी उसकी संख्या 150 से नीचे नहीं चली जाए, तब तक उसको सरकार में आने से रोकना मुश्किल है। अच्छा, अब ये कहना कि भारतीय जनता पार्टी सरकार में आएगी और ये कहना कि नरेंद्र मोदी ही मुख्यमंत्री बनेंगे, दो अलग अलग बातें हैं। भारतीय जनता पार्टी 220-230 सीटें प्राप्त करके उसको सरकार में आने से कोई नहीं रोक सकता। अगर भारतीय जनता पार्टी को 220 और 230 सीटें मिलती हैं, योगेंद्र जी तो 240 और 250-55 कह रहे हैं, मैं तो कह रहा हूं अगर 220 और 230 सीटें भी मिलती हैं, तब भी इतनी बड़ी पार्टी कोई नहीं होगी। बाकी पार्टियां भाजपा से कम 100 सीटें पीछे होंगी। अगर कांग्रेस बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगी तो 100 मिलेंगी, 110 मिलेंगी, 120 मिलेंगी, तो भाजपा उससे 100 सीटें आगे होगी। भाजपा को कैसे रोका जा सकता है सरकार में आने से? असंभव बात है। हाँ, भाजपा को सरकार में आने से तब रोका जा सकता है जब वो 150 से नीचे चली जाए, यानी तब फिर कांग्रेस 150 से ऊपर चली जाएगी, तब कांग्रेस सबसे बड़ा दल बन जाएगी, तब भाजपा सरकार में नहीं आ पाएगी। इसकी स्थिति किसी को नहीं लग रही है। भाजपा के बड़े से बड़े आलोचक को और जो भाजपा को विनाशकारी परिणाम मानते हैं, वो भी नहीं इस बात को कह रहे हैं। तो अब आता है कि अगर भाजपा को 220-230 सीटें मिलेंगी तो मेरा मानना है कि भाजपा की सरकार बनेगी, लेकिन नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे। लेकिन अगर 250 से ऊपर भारतीय जनता पार्टी को सीटें मिली तो भाजपा की सरकार भी बनेगी और नरेंद्र मोदी थोड़ा अपने नीची नाक करके, अपना दामन फैलाकर, लोगों से मदद मांगकर वो प्रधानमंत्री बन जाएंगे। एक बार जब प्रधानमंत्री पद की उन्होंने शपथ ले ली, तब वो उसी दबदबे के साथ काम करेंगे जिस दबदबे के साथ अभी तक करते रहे। बस जो क्षेत्रीय दल उनके साथ जुड़ेंगे, उन क्षेत्रीय दलों को ज्यादा छूट होगी। इतने कड़े अनुशासन में, उनके दबाव में, उनका जो शिकंजा है पीएमओ के जरिए, अमित शाह के जरिए वो लागू करते हैं, वो नहीं हो पाएगा। तो मुझे लगता है कि इन दोनों राजनीतिक समीक्षकों, जिनका दोनों का मैं सम्मान करता हूँ, काफी ज़हीन है और काफी उनका कई पहलुओं पे उनका ध्यान रहता है। उनमें हम लोगों के काम की बातें ये हैं। इसके बाद जो कुछ बात है वो सब गर्जन तर्जन है, और उस गर्जन तर्जन से कोई लाभ हम लोगों का होने वाला नहीं है।
चुनावी स्थिति यही है। दोनों ही इस बात को कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को उसके प्रभाव क्षेत्र में नुकसान हो रहा है। दोनों ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी की व्यक्तिगत लोकप्रियता का क्षय हो गया है। दोनों ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी घबराए हुए हैं और विचलित हैं। ये दोनों की बातों में ये बात समान है। फर्क केवल ये है, वो कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी दक्षिण भारत से या जो उत्तर भारत का प्रभाव क्षेत्र के अलग का इलाका है उससे वो अपने नुकसान की भरपाई कर लेंगे। ये कह रहे हैं कि वो नुकसान की भरपाई नहीं कर पाएंगे और उनकी जितनी सीटें कम होंगी उतनी सीटें उनकी कम फाइनली हो जाएंगी, इसकी भरपाई नहीं हो पाएगी। अब सवाल ये है कि सरकार किसकी बनेगी। मैं ये मानता हूं भाजपा की सरकार एक ही सूरत में नहीं बनेगी कि भाजपा 200 से भी नीचे चली जाए और 150 के इर्द गिर्द आ जाए, तब भाजपा की सरकार नहीं बनेगी, क्योंकि उस सूरत में कांग्रेस की सीटें बहुत बढ़ जाएंगी। दूसरे लोग सीटें किसी न किसी तो मिलेंगी ना, तो कांग्रेस की सीटें बहुत बढ़ जाएंगी, फिर कांग्रेस की दावेदारी बन जाएगी। मैं प्रोफेसर साहब, मैं थोड़ा सा मेरा फर्क यह है, देखिए दो चीजें हैं। प्रशांत किशोर जी का कोई डायरेक्ट इन्वॉल्व, मतलब इनडायरेक्टली वो हैं, ठीक है, उनका अपना एजेंडा है, उनको बिहार में विधानसभा इलेक्शन लड़ना है, ये सारी चीजें उसकी वो लामबंदी कर भी रहे हैं। मैं इसको इनोसेंट इसलिए नहीं मान रहा हूं क्योंकि जो योगेंद्र यादव, मैं भी नहीं कह रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं कि इन लोगों के भाषण के पीछे अगर कोई, इन लोगों ने जो कहा है उसके पीछे अगर कोई राजनीतिक पेशबंदी है या कोई राजनीतिक स्वार्थ है, तो दरअसल इस लोकसभा चुनाव के संदर्भ में ये हम लोगों के काम का नहीं है। मैं केवल इतना कह रहा हूं, मैं ये नहीं कर, इनोसेंट कोई नहीं होता है, सब लोग अपने अपने हितों को ध्यान में रख के अपनी बात कहते हैं। हमारे काम की बात मुझे इतनी लगी इसमें केवल। जी नहीं, मैं इसलिए इसको कह रहा था कि 240 से 260 बहुत सेफ टाइप है, 35 से 45 बहुत, मतलब मैं बिल्कुल जितना मैं घूमा, मैं अभी इलाहाबाद भी गया, मैं बनारस भी गया। बनारस में एक स्वर में सबका यही था भाई कि अगर एक कैंडिडेट पहले से कोई स्ट्रांग रहता, अजय राय 2-3 बार के लड़े हुए हैं, उतना अच्छा नहीं लड़ सकते हैं, उनकी वो रेपुटेशन नहीं है। और अजय राय की एक और समस्या है, मैं बता दूं, अजय राय और मुख्तार अंसारी, वो इनकी अदावत आपस की जो वो था, कृष्णानंद राय और भूमिहार वर्सेस वो था, उसको अभी भी वो निभाते हैं। क्योंकि जब इनसे पूछा गया कि भाई आप अफजाल अंसारी के चुनाव प्रचार में जाएंगे, तो इन्होंने उसमें कोई अनमना सा जवाब दिया जो इनको नहीं देना चाहिए था। आप अगर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं, इंडिया गठबंधन के अध्यक्ष हैं, आज अखिलेश यादव ये सारा मनमुटाव छोड़ के अजय राय का प्रचार करने शायद 28 तारीख को जा रहे हैं। मैं अब ज्यादा उस पर आ जाऊं, मैं इसको यहीं छोड़ा जाए। मैं पहले दिल्ली आपसे समझ लूं। दिल्ली में 7 सीटें और एकदम से जैसे मोदी जी ने कुछ इधर ज्यादा मुंह खोल के, मोदी जी रोज अपने वोट कम करा रहे हैं, खुद ही कम करा रहे हैं, उसके लिए कोई कांग्रेस का एफर्ट नहीं है या इंडिया। उसी तरह से मनोज तिवारी जी जो हैं वो भी अपना मुंह खोल के, जो अभी आपने देखा अजीब हास्य उनका जो वो था कि मैं कंफ्यूज, अच्छा गर्मी में वो इतना गर्मी में वो सर्दी के कपड़े क्यों पहने हुए हैं ये भी नहीं समझ में आया। अब हो सकता है भाई ये लोग ये जीतने का कोई फॉर्मूला नहीं, कोई गुरु ने बताया होगा कि गर्मी का वो पहन के जाओगे, हुडी वाला वो पहन के घूम रहे हैं। खैर, दिल्ली में आपको क्या लगता है, क्योंकि पहले जब हम लोगों को ये लगता था कि कन्हैया कुमार बिल्कुल मैच नहीं कर पाएंगे उस सीट पे, लेकिन अब लोग कह रहे हैं कि वो शायद लड़ाई में आ गए, मेहनत खूब हुई है वहां। तो साहब देखिए दिल्ली में चूंकि केवल 7 सीटें हैं और उनका नाम और सब उम्मीदवार सब हम लोगों की जुबान पे हैं, तो हम लोग सीट दर एक सीट का कर दें। हाँ, एक सीट का जरा बोल दीजिए। देखिए अब सबसे पहले आइए चांदनी चौक पर। जी, जेपी अग्रवाल। चांदनी चौक में देवेंद्र खंडेलवाल भाजपा के उम्मीदवार हैं, नाम अगर मैं उनका सही ले रहा हूं तो खंडेलवाल हैं, हाँ भाजपा के उम्मीदवार हैं, और जयप्रकाश अग्रवाल कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। जयप्रकाश अग्रवाल पहले भी सांसद रह चुके हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं, बहुत तजुर्बेकार हैं, 10वीं बार चुनाव लड़ रहे हैं। और चांदनी चौक एक ऐसा निर्वाचन क्षेत्र है जहां पर अगर आप 2019 में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के वोट जोड़ दें तो यहाँ भाजपा के वोट ज्यादा नहीं होते हैं उनसे, वो भाजपा के वोटों के बराबर हो जाते हैं। यहाँ भाजपा की 2019 में भी 2019 में अगर उनका अलायंस होता तो वो चुनाव फंस जाता 2019 में, जबकि राष्ट्रवाद का इतना जोर आ रहा था। तो चांदनी चौक इस तरह की सीट है। दूसरे जयप्रकाश अग्रवाल को एक सबसे बड़ा फायदा यह है कि पूरा चांदनी चौक जो व्यापारियों का इलाका है वहां पे अग्रवाल व्यापारी भरे हुए हैं। खंडेलवाल वहां ना के बराबर है ही नहीं तकरीबन खंडेलवाल। और कांग्रेस जम के चुनाव लड़ रही है, अरविंद केजरीवाल भी वहां प्रचार करने के लिए गए हैं। तो मेरा मानना यह है कि यहाँ पर
जो जो गठबंधन है वो भारतीय जनता पार्टी को बहुत ही कड़ी चुनौती दे रहा है। ठीक है। नंबर एक बात। अब आप नॉर्थ ईस्ट पे आइए। नॉर्थ ईस्ट एक ऐसा इलाका है जहां पे पिछले एमसीडी के चुनाव में जो भाजपा हार गई थी, भाजपा ने अच्छा प्रदर्शन किया था और यहाँ पर दंगा भी हुआ था और काफी भयंकर किस्म का बुरा दंगा हुआ था और यहाँ पर हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण का प्रभाव यहाँ पर अभी भी बचा हुआ है। कहते नहीं, हवाओं में कोई चीज रह जाती है हिंदू मुस्लिम। तो ऐसे में इसीलिए यहाँ पे मनोज तिवारी का टिकट दोहराया गया। केवल 6 टिकट कटे, मनोज तिवारी का टिकट नहीं कटा। इसलिए कटा क्योंकि एमसीडी के चुनाव में प्रदर्शन जो भाजपा ने किया उसकी वजह से। अब वहां पर कन्हैया को उतारा गया। मनोज तिवारी भी बिहार के हैं, कन्हैया भी बिहार के हैं। मनोज तिवारी ब्राह्मण है, कन्हैया भूमिहार है। अब यहाँ पर और भी कुछ राजनीति चल रही है जिसको मैं थोड़ा डिकोड करने की कोशिश कर रहा हूँ। थोड़ा देर हो गई है इसको। वो बिहार में जो भारतीय जनता पार्टी का जो एक भारतीय जनता पार्टी की जो राजपूत राजनीति है जो बिहार में काफी प्रभावी होती है, उन कई चीजें यहाँ से इस तरीके की जुड़ी हुई हैं। पहले मैं मानता था कि चूंकि यहाँ पर हिंदू मुसलमान ध्रुवीकरण है, यहाँ पर सांप्रदायिक माहौल है, तो कन्हैया की दावेदारी इसमें कमजोर हो सकती है, लेकिन ऐसा है नहीं। कन्हैया ने बहुत जबरदस्त दावेदारी की है और चुनाव बहुत अच्छा लड़ा है। आम आदमी पार्टी की तरफ से उसको बहुत समर्थन मिला है। आम आदमी पार्टी का वोट जो है उसको ट्रांसफर हो रहा है। और आपको जानकर थोड़ा सा ताज्जुब होगा, मुझे भी तब ताज्जुब हुआ था कि अगर आप नॉर्थ ईस्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की वोट 2019 में जोड़ दें तो यहां भी भाजपा आगे नहीं है। भाजपा इसके बराबर है। तो यहां पर भाजपा को वैसी श्रेष्ठता हासिल नहीं है, वैसी बढ़तरी हासिल नहीं है जो कि 2019 में माना जाता है कि दिल्ली की 7 सीटों पर हासिल थी। वो एक गलत तथ्य है जो दरअसल हम लोगों को थमाया गया और हम लोगों ने बिना जांच किए हुए उस तथ्य को जो है वो मान भी लिया। तो यहां भी लड़ाई बहुत जबरदस्त हो रही है। अब आइए नॉर्थ वेस्ट में आइए। वहां पर कांग्रेस के उदित राज हैं, वो संघर्ष कर रहे हैं। तो अब कांग्रेस के उदित राज के जो पहले नजर में आया था कि कन्हैया का भी कांग्रेस में विरोध हो रहा है, उदित राज का भी विरोध हो रहा है। दरअसल वो कन्हैया का विरोध नहीं था, वो विरोध दरअसल उदित राज का था। क्योंकि जितनी भी प्रतिक्रियाएं आई कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा, नेताओं द्वारा, जो प्रदर्शन वगैरह भी किए गए, तो उसमें वो उदित राज का नाम ज्यादा ले रहे थे। कन्हैया का नाम तो शायद ही किसी ने लिया हो। तो कन्हैया भी बाहर के हैं उस तरह, हालांकि उनकी सारा छात्र जीवन दिल्ली में ही हुआ है। दिल्ली में जेएनयू में अध्यक्ष बनकर भी वो मशहूर हुए और फिर जो उनको टुकड़े टुकड़े गैंग वगैरह, अर्बन नक्सल सब ये कहा गया, तो उन्हीं के कन्हैया के नेतृत्व में जो आंदोलन चला था जेएनयू वाला, उसी से ये सारे फिक्रे भी भाजपा ने निकाले। तो कन्हैया का इस मामले में बहुत महत्व है। तो मुझे लगता है कि नॉर्थ वेस्ट दिल्ली में चुनौती कांग्रेस की और गठबंधन की उतनी मजबूत नहीं है जितनी मजबूत इन दोनों सीटों के ऊपर है। हालांकि नॉर्थ वेस्ट दिल्ली भी एक ऐसा चुनाव क्षेत्र है जहां पर कांग्रेस के और आम आदमी पार्टी के वोट अगर जोड़ दिए जाए 2019 के संदर्भ में, तो यहां भी भाजपा आगे नहीं है। तो इन 3 क्षेत्रों में भाजपा को 2019 के चुनाव से मिलने वाला जो फायदा है, वो फायदा भाजपा को डेमोग्राफिकली और वोटिंग के लिहाज से नहीं मिलता दिखाई पड़ता। इसके बाद आम आदमी पार्टी लड़ रही है 4 सीटें। ये हैं 4 सीटें नई दिल्ली, पूर्वी दिल्ली, पश्चिमी दिल्ली और दक्षिणी दिल्ली। इन चारों सीटों पर वास्तव में भारतीय जनता पार्टी 2019 में आगे थी। और यहां पे अगर कांग्रेस का और आम आदमी पार्टी का वोट अगर आप जोड़ दें तो भाजपा के वोट उससे भी ज्यादा होते हैं 2019 में। लेकिन चूंकि 2019 का माहौल नहीं है, तो यहां पे कई, मेरे ख्याल से कम 3 सीटें ऐसी हैं जहां पर माहौल काफी बदला हुआ नजर आता है। अब आप ईस्ट दिल्ली को देखिए। ईस्ट दिल्ली एक बहुत बड़ा निर्वाचन क्षेत्र है। ईस्ट दिल्ली से आम आदमी पार्टी ने एक दलित नेता को लड़ाया है, कुलदीप कुमार को, जो वहां से एमएलए भी ईस्ट दिल्ली से। अब आप ये देखिए कि ईस्ट दिल्ली में 2 निर्वाचन क्षेत्र ऐसे हैं, इसमें एक निर्वाचन क्षेत्र है त्रिलोकपुरी और एक है कोंडली। इन 2 निर्वाचन क्षेत्रों में दलित मतदाताओं का जबरदस्त बहुमत है, जबरदस्त मौजूदगी है। और ओखला एक ऐसा निर्वाचन क्षेत्र है जहां पर मुसलमान मतदाता भरे हुए हैं बड़े। जो कुलदीप कुमार स्वयं में दलित हैं, मुझे लगता है कि यहां पर जो वोटरों का समीकरण है वो कुलदीप कुमार के पक्ष में मुझे भारी झुका हुआ नजर आता है। अब कैसे मतों का ध्रुवीकरण कैसे होगा, वोट कैसे पड़ेंगे, ये सब अलग बात है। मतलब
लेकिन वो जबरदस्त रूप से मुझे ईस्ट दिल्ली में काफी संभावनाएं दिख रही हैं विपक्ष की। अब आप आइए नई दिल्ली में। नई दिल्ली इलाका अरविंद केजरीवाल का इलाका है और यहाँ पे झुग्गी झोपड़ी वाले और तमाम सरकारी कर्मचारी, कई तरह के ऐसे लोग हैं। अरविंद केजरीवाल की एक बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी, बड़ा आधार क्षेत्र नई दिल्ली में है। तो नई दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी का दावा बड़ा जबरदस्त है। जो साउथ दिल्ली है वो मुझे लगता है कि वो सोमनाथ भारती बांसुरी स्वराज के साथ संघर्ष कर रहे हैं, या तो यहां पर परिस्थिति दूसरी। और वेस्ट दिल्ली में महाबल मिश्रा है जी। और महाबल मिश्रा बहुत ही तजुर्बेकार व्यक्ति है। उनका बेटा आम आदमी पार्टी से एमएलए है। महाबल मिश्रा खुद भी विधानसभा भी रह चुके हैं, लोकसभा में भी रह चुके हैं, बहुत संसाधन संपन्न व्यक्ति हैं। और जो दिल्ली की जो डेमोग्राफी, दिल्ली का जो जनसंख्या मूलक विन्यास है जो पिछले 30-40 साल में बदला है, महाबल मिश्रा जैसे लोग दरअसल उसके केंद्र में हैं। जो उत्तर प्रदेश और बिहार से आए हुए लोगों ने दिल्ली के पुराने रहने वालों को और शरणार्थियों को जो उनको महत्वहीन सा बना दिया एक तरह से। जो यूपी और बिहार के लोग जो चाहते हैं दिल्ली में उसी की सरकार बनती है। और भारतीय जनता पार्टी की एक बड़ी विफलता ये है कि भारतीय जनता पार्टी आज तक कोई एक ऐसा नेता तैयार नहीं कर पाई जो इन लोगों को पसंद आए और इन लोगों को संबोधित हो। भारतीय जनता पार्टी की पूरी दिल्ली की राजनीति दरअसल वो जो पाकिस्तान से आए हुए शरणार्थी थे, पंजाबी, खत्री वगैरह, उन्हीं लोगों के हाथ में रहती है और उससे वो बाहर निकल नहीं पाई है भाजपा अभी तक। हालांकि मनोज तिवारी को भी वो अध्यक्ष बना चुकी है और इस तरह से उनका पहले एक और थे, उनका नाम भूल रहा हूं, उनको भी अध्यक्ष बना, वो भी इसी यूपी के ही थे। तो ये पूरा सीन है दिल्ली का। दिल्ली में मैं मानता हूं कि अगर विपक्ष ने अपने पत्ते ठीक से खेले और चुनाव जबरदस्त रूप से संघर्षपूर्ण है, यहाँ पर आम आदमी पार्टी के सामने चुनौती ये है, खासतौर से अरविंद केजरीवाल के सामने चुनौती ये है कि उनका जो गरीब तबके में आधार है, जो कि विधानसभा में मजबूती के साथ उनको वोट करता है, वो लोकसभा में जो शिफ्ट हो जाता था भारतीय जनता पार्टी के अंदर, इनकी कोशिश ये होनी चाहिए और शायद है भी कोशिश कि इस बार वो उसका बड़ा हिस्सा आम आदमी पार्टी में ही रह जाए। अगर ऐसा हुआ तो दिल्ली के नतीजे भारतीय जनता पार्टी को काफी चकित करेंगे। जी, मैं थोड़ा प्रोफेसर साहब हरियाणा की भी बात कर लूं, क्योंकि हरियाणा में अजीब से वो आ रहा है। जब इलेक्शन शुरू हुआ तो ये हम सब लोग ये मान रहे थे कि राज बब्बर बस ऐसी टोकन उसमें लड़ रहे हैं, गुड़गांव में क्या है उनका, बाहर के हैं, वो तो आगरा की राजनीति की है, यूपी की राजनीति है, बंबई में रहते हैं। लेकिन अब सारी जगहों से खबरें आ रही है, मैं सबसे वीक सीट की बात कर रहा हूं इस सारे उसमें, कि राज बब्बर ठीक से लड़ाई में आ गए हैं। अब वो उस लड़ाई को कहां तक ले जा पाएंगे। 15-20 मिनट पहले एक संवाददाता ने राज बब्बर से ये पूछा कि क्या चल रहा है आपका, आप कितने बूथों में घूम चुके हैं, तो राज बब्बर ने बताया कि लगभग सब बूथों में एक बार में जा चुका हूँ। कि तो आगे आप बताइए। नहीं, मैं क्या बताऊं, तो मतदाता लड़ाई लड़ रहे हैं मेरी, मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा हूँ। साहब का मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, अब काम मतदाता कर रहे हैं और उनकी बात सही है। आप जो कह रहे हैं वो बात बिल्कुल ठीक है। देखिए है क्या कि जो वहां के भाजपा के उम्मीदवार हैं वो तो बड़े वरिष्ठ आदमी हैं और वहां के मतलब सरताज हैं और कई बार एमपी रह, मेरे ख्याल 5-6 बार एमपी रह चुके हैं वो। 5 बार हुए तो 6वीं-7वीं बार एमपी होंगे। उनको बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है और इसमें उनकी गलती नहीं है अपनी। ये नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार का संचित परिणाम है, संचित पाप है ये, जो उन्होंने किसान आंदोलन का दमन किया था। देखिए पूरे हरियाणा में गुड़गांव समेत भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को गांवों में नहीं घुसने दिया जा रहा है। किसान लोग साफ तौर कह रहे हैं तुमने हमें दिल्ली में नहीं घुसने दिया, हम तुम्हें गांव में नहीं घुसने देंगे। ये बिल्कुल साफ तौर पे हो रहा है। ये अमरिंदर सिंह की पत्नी ने भी परसों इंडियन एक्सप्रेस में इंटरव्यू दिया था, उसमें कहा ही था कि किसान गांव में नहीं घुसने दे रहे, हम कैंपेन कैसे चलाएं अपनी। तो हरियाणा में तो भारतीय जनता पार्टी बहुत मुश्किलों का सामना कर रही है और उसका लाभ स्वाभाविक रूप से कांग्रेस के लोगों को मिल रहा है। कांग्रेस को लोग, दूसरे ये है कि जाट एकता बड़ी जबरदस्त है और चूंकि जाट किसान समाज भी है, जाट एकता बड़ी जबरदस्त वहां हो गई है। जाट लगभग उसी मूड में आके हरियाणा में वोट डाल रहे हैं। इस मूड में मुसलमान अक्सर भाजपा के खिलाफ वोटिंग करते हैं। तो कुछ भी हो जाए, एक वोट भी जाया नहीं होना चाहिए, सब वोट उनके खिलाफ पड़ना चाहिए। हरियाणा में जाट का वोट उसी को मिलेगा जो हराएगा, दुष्यंत चौटाला कुछ नहीं मिलेगा।
दुष्यंत चौटाला पूरी तरीके से उनकी पोल खुल चुकी है। तो हरियाणा में तो लोग कह रहे हैं कि पहले तो ये था कि 4-5 सीट जीतेगा विपक्ष, अब तो लोग कह रहे हैं कि बहुत और भी ज्यादा बीजेपी की और भी करारी हार हो सकती है हरियाणा। हाँ नहीं, मैं तो प्रोसाब, मैं कुछ लोग तो ये तक कह रहे हैं, मैं अभी शाम को कुछ वहां के नेताओं को अपने कार्यक्रम में जोड़ूंगा भी। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जो इंटरनल लड़ाई थी, कांग्रेस में बहुत लड़ाई थी, मतलब वहां खास करके हरियाणा में जितने नेता उतने उतने पक्ष, लेकिन वो सब चीजें पीछे धकेल दी गई हैं, मतदाता खड़ा हो गया है, और शायद अकेली स्टेट हो जहां 10-0 भी हो सकता है। इस तरह की लोग बातें कर, लोग इस तरह की बातें कर। देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक ऐसी बात कही है जो मुझे लगता है कि इस चुनाव का सबसे बड़ा सच है। तो कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष कह रहा है कि ये चुनाव विपक्ष नहीं लड़ रहा है, ये चुनाव मतदाता लड़ रहा है। इसी से मिलती जुलती बात 7-8 दिन पहले मैंने संदीप चौधरी के प्रोग्राम में कही थी कि भाई विपक्ष में बहस ही चल रही थी, विपक्ष में अचानक इतना जोश कैसे आ गया, वो कहने लगा हम 350 सीट जीतेंगे। पहले तो इस तरह के नंबर नहीं देते थे। हमने कि मतदाताओं ने कंधा लगा दिया है नीचे अपना। ये बात सही है। देखिए, अगर इस देश में डेमोक्रेसी अपने आप को करेक्ट करती है, देखिए डेमोक्रेसी में हमेशा एक ये क्षमता होती है कि उसमें एक इनर करेक्शन, अंदर से एक संशोधन की प्रक्रिया चलती रहती है। ये इलेक्शन उसकी शुरुआत है। भाजपा की सरकार बनती है नहीं बनती है, मोदी प्रधानमंत्री बनते नहीं बनते, ये तो चुनाव का परिणाम होगा है? लेकिन हम लोगों को देखना ही पड़ेगा क्या डेमोक्रेसी ने वो करेक्टिव मेजर्स जो स्वतः स्फूर्त तरीके से अपने अंदर उसके मैकेनिज्म होता है, वो मैकेनिज्म करना शुरू कर दिया कि नहीं कर दिया। वो मैकेनिज्म कई तरीके से काम करता है। कभी कभी केंद्र में एक पार्टी जीत जाती है, राज्यों में हार जाती है, तो बैलेंस संतुलन बनता है। भारतीय जनता पार्टी के आने से वो संतुलन गड़बड़ाया। शुरू में लगा था कि शायद राज्यों से संतुलन वो आएगा, लेकिन राज्यों से संतुलन नहीं आया। उन्होंने बहुत सारी राज्य सरकारों पर भी तरह तरह के हथकंडे अपना के, कभी चुनाव जीत के, कभी बिना चुनाव जीत के भी कब्जा कर लिया उन्होंने। लेकिन अब लोकसभा चुनाव में वो करेक्शन जो है ना, अपनी दावेदारी पेश कर रहा है, और वो जनता की तरफ से पेश कर रहा है। मुझे तो क्या लगता है कि जनता चुपचाप बैठी हुई थी, चुनाव का इंतजार कर रही थी, नाराजगी भी नहीं व्यक्त हो रही थी कुछ भी। जी। प्रधानमंत्री की बल्ले बल्ले थी, उनकी विरुद्धावलियां गाई जा रही थी कि वो विश्व का सबसे लोकप्रिय नेता, ये सब बातें बोली जा रही थी। जैसे ही चुनाव आया और मतदाताओं ने अपना रंग दिखाना शुरू किया, और आज देखिए क्या स्थिति है। लोग कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नर्वस हैं, लोग कह रहे हैं उनका ब्रांड वैल्यू गिर गई है, लोग कह रहे हैं उनकी व्यक्तिगत लोकप्रियता का क्षय हुआ है, लोग कह रहे हैं कि वो डिक्लाइन के ऊपर है पूरी तरीके से। ये स्थिति कही जा रही है प्रधानमंत्री के बारे में। देखिए, भाजपा की सबसे बड़ी पल्पेबल एसेट अगर कोई है तो वो नरेंद्र मोदी है। अगर उस एसेट के अंदर गिरावट आ रही है, और जो लोग कह रहे हैं कि भाजपा की सरकार बन जाएगी वो भी मान रहे हैं कि उसमें गिरावट आई है, तो इसका इंपैक्ट, इसका प्रभाव केवल एक प्रांत के ऊपर नहीं होगा, ये डेंट आपको पूरे हिंदुस्तान में दिखाई पड़ेगा। जी, मैं प्रोसाब एक और चीज ऐसा जो जिस तरह से मैं देख रहा हूं, और जरा आप उसको दुरुस्त कर दीजिए। एक तो ये हुआ है कि ये चुनाव में मैं इसलिए उसको रेखांकित कर रहा हूं कि इस चुनाव में पहली बार सब खुले मन से हैं। केजरीवाल साहब पंजाब में आमने सामने लड़ रहे हैं, लेकिन दिल्ली में खुले मन से, मतलब एक बार भी आपको खुले मन से है। ममता बनर्जी बंगाल में आमने सामने है, लेकिन जब उत्तर प्रदेश आ रहा है तो खुले मन से टीएमसी के जो ललितेश्वर हैं, उनके यहाँ राहुल गांधी भी जा रहे हैं, अखिलेश भी जा रहे हैं, पूरा जोर लगा रहे हैं। अजय राय ने मेरे हिसाब से अखिलेश यादव के साथ बदतमीजी का काम किया था, वो उनको नहीं करना चाहिए था, जिस तरह के उन्होंने शब्द बोले थे जब मध्य प्रदेश का चुनाव चल रहा था, अगर आपको याद हो। लेकिन आज अखिलेश यादव वो सब भुला के खुले मन से, मैं ये बातें इसलिए बोल रहा हूं, जो पोस्ट इलेक्शन अगर होगा तो दिक्कत क्या है कि मोदी जी के प्रति लोगों को होता है कि सबको तोड़ लेंगे, ये उधर मुझे ये लगता है कि ये जो ये समन्वय बना है इस 7 चरण के चुनाव में, उसमें इसकी सीमेंटिंग और हो गई है, और अब टूटना मुश्किल हो रहा है। क्योंकि ये नीतीश कुमार जब छोड़ के गए थे उस समय बहुत कुछ डिसेंट था कि ये इधर ये उधर ये उधर, लेकिन आज की तारीख में वेल ऑयल्ड, वेल प्लान्ड, साथ में खुले मन से सब एक दूसरे के साथ है। तो वो मुझे ऐसा लगता है, पूरी तरह सहमत हूं। अगर आप इसी के आलोक में जो भाजपा के अंदर हो रहा है या होने वाला है, अगर आप उसकी तरफ देखें तो आपको कई दूसरी तरह की बातें भी दिखाई पड़ सकती हैं। मसलन अगर भाजपा के अंदर अब तो लोग, कई चुनाव खत्म होने वाला है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में भी लोग अलग अलग सिनारियों पे सोच रहे होंगे, कागज पे नक्शा बना लिया गया होगा, अगर 250 सीटें मिलेंगी तो क्या होगा,
तो 250 सीटें मिलने का मतलब क्या हुआ, 272 से 250 है, 272 से 250 यानी कि कितनी 28 सीटें हैं, 28 सीटें कम होंगी जी। नहीं, 272 से 250 तो 22 सीट है ना। हाँ 22 सीटें, हाँ 272 से 250। मैं ये कह रहा हूं कि ये जो 250 सीटें अगर भाजपा को मिलती हैं तो मोदी के खिलाफ सिर्फ भाजपा में बुदबुदाहट शुरू होगी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कोशिश करेगा कि किसी तरीके से मोदी को अपदस्थ कर दिया जाए। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मोदी से बिल्कुल खुश नहीं है, कतई नहीं, और कभी भी खुश नहीं रहा। इस बीच में मैंने कितने संघ के लोगों से पूछा मोदी जी के बारे में आपका क्या ख्याल है, सब लोग कहते हैं कि हम लोग खुश नहीं है उनसे, लेकिन चूंकि वो प्रधानमंत्री हैं, लोकप्रिय हैं, उनके नाम पे वोट मिलता है और वो हमारा एजेंडा लागू कर रहे हैं, उन्होंने धारा 370 कर दी, उन्होंने 3 तलाक कर दिया, वो यूसीसी करने जा रहे हैं, तो इसलिए हम वो चल रहे हैं मुख्यमंत्री। लेकिन जिस वक्त प्रधानमंत्री के तौर पर उनका वोट खींचने की क्षमता उनकी कम दिखाई देने लगेगी, वैसे ही संघ सोचने लगेगा कि अब हमें सारी पहलकदमी अपने हाथ में ले लेनी चाहिए। और मैं ये कहता हूं कि 200-250 से 5 सीटें भी अगर कम मिली तो मोदी जी के लिए दोबारा प्रधानमंत्री बनना बहुत मुश्किल हो जाएगा। फिर भाजपा के दफ्तर में ही संघ परिवार मोदी जी के खिलाफ सवाल उठा देगा। भाई मोदी जी की सबसे बड़ी ताकत यह है पार्टी को कैप्चर करना, पार्टी को कैप्चर करना और संघ के प्रभाव से उसको दूर कर लेना थोड़ा सा। और संघ मजबूर है उसको समर्थन करने के लिए, लेकिन उसको प्रभावित भी नहीं कर पा रहा है। आप संघ की दुविधा देखिए और संघ की जो खिसियाहट है उस खिसियाहट पर गौर कीजिए। एक ऐसी पार्टी जिसको उसने जन्म दिया, एक ऐसी पार्टी जिसके सारे संगठन मंत्री उसके प्रचारक हैं, और वो पार्टी उसका विचारधात्मक एजेंडा भी लागू कर रही है। ऐसी बात भी नहीं है कि उसने पार्टी ने इनकार कर दिया होगा कि हम एजेंडा नहीं लागू करेंगे, राम मंदिर भी बनवा दिया, ये सब कर, जो संघ इन बातों को कहता था वो सब उसने कर दिया। इसके बावजूद संघ उस पार्टी को कंट्रोल कर पाने में नाकाम। तो इससे लॉस ऑफ अथॉरिटी होता है जबरदस्त, और लॉस ऑफ अथॉरिटी बड़ी बुरी चीज है। ये संघ उस पिता की तरह है कि उनका बेटा जो है ना वो बिजनेस को थोड़ा बढ़ा तो रहा है, लेकिन कोई बात नहीं मानता, जो मन में आया कर रहा है, और सिंगट्टा भी दिखाता है, जीप भी बिराता है, दुरदुराता भी है, बाप की इज्जत भी नहीं करता। बाप जो भी कहता है बेटे ने तय कर लिया है कि बाप की बात नहीं मानूंगा, हर काम करूंगा। तो संघ एक इस तरह का पिता है। तो जैसे ही लॉस ऑफ अथॉरिटी जो है ना वो बहुत मन में बदगुमानी पैदा करता है। जिस क्षण मोदी जी 250 से नीचे आए, संघ परिवार उस क्षण इनके खिलाफ कार्रवाई करेगा, हस्तक्षेप करेगा और इनको प्रधानमंत्री पद की दौड़ से बाहर कर देगा। मैं प्रोसाब एक और ढंग से देख रहा हूं, क्योंकि इसको मैं इसलिए कि दर्शकों के मन में भी आशंका, मैं उत्तर प्रदेश को इस समय देख रहा हूं 27, मतलब आज 14 सीटों पे है और 7वें चरण में 13 सीटों पे है। आज जो 14 सीटों पे वो है, मैं उस डिटेल में नहीं जा रहा हूं, उस पे 14 में से एक भी सीट ऐसी नहीं है, मैं बोल रहा हूं एक भी सीट ऐसी नहीं है जहां पे बीजेपी की एडवांटेज कोई बोले। लड़ाई सब जगह है, लेकिन कम से कम 6 सीटें ऐसी हैं जहां पे ये कहा जा सकता है कि इंडिया गठबंधन एडवांटेज इंडिया गठबंधन है। उसी तरह से जो अब अगले चरण की जो 13 सीटें हैं उसमें केवल बनारस में एडवांटेज बीजेपी है, बाकी 12 सीटों में तो मतलब वो कहीं आसपास भी नहीं है। जब मैं कह रहा हूं आसपास नहीं तो आसपास भी नहीं। मैं आज महाराजगंज की बात बताऊं, मेरे महाराजगंज से वहां के पुराने ब्लॉक प्रमुख हैं, उनका सुबह फोन आया कि अरे भैया ये भी जीत रहा। मतलब जब वीरेंद्र चौधरी वहां से लड़ने की बात हुई तो ये माना गया था कि बहुत ही वीक कैंडिडेट हैं। आज वीरेंद्र चौधरी को जिस तरह का अपार जन समर्थन मिल रहा है वो अपने में अभूतपूर्व है। मैं ये बात एक और कारण से आपसे कह रहा हूं, इस 27 सीट में अगर बीजेपी को का नुकसान होता, और मेरे हिसाब से अगर बीजेपी 27 में 7 सीट भी पा लेती है तो बीजेपी का अच्छा परफॉर्मेंस माना जाएगा। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि अगर आप कह रहे हैं 250, मुझे लगता है कि एक ऐसा फिगर है जहां से नीचे अगर बीजेपी की सीट आएंगी तो बीजेपी इंप्लोड करेगी, क्योंकि आप ही ने बताया था कि करीब उसके पास जो उम्मीदवार हैं वो 25% तो बाहर से आए हुए लोग हैं। बीजेपी में और बीजेपी में अंदर, मैं नाम से क्या बोलूं, क्योंकि यहाँ पे बीजेपी में कम से कम 4-5 एमएलए के नाम से मैं व्यक्तिगत बातचीत के आधार पर कह रहा हूं, वो दुखी हैं, कह रहे हैं का करी का बताएं, जो मतलब उनके मोदी जी के बारे में क्या शब्द यूज करते हैं। तो वो मुझे एक और खतरा ये लगता है कि आप आरएसएस ज्यादा वो अपने आप इम्प्लोड कर जाएगा, बीजेपी को फिर एक बांध के रखने की जो वो है वो शायद बाइंडिंग फोर्स खत्म हो जाएगा। मैं इस पे एक आपका छोटा वक्तव्य चाहूंगा। देखिए अगर पराजय चौतरफा होती है और जबरदस्त होती है तो इम्प्लोजन होगा ही होगा।
लेकिन मैं बताता हूं उस इंप्लोजन को करने में भी और उसको और प्रभावी बनाने में भी संघ की भूमिका होगी। अच्छा। देखिए बीजेपी पर इस वक्त दो लोगों का कब्जा है, उसमें एक आदमी का नाम है नरेंद्र मोदी, दूसरे का नाम है अमित शाह। इन दो लोगों ने, मैं मानता हूं कि इन्होंने इनकी शक्ति, इनकी जो नाभि है या इनकी अकेलीस हील जो है ना, वो भारतीय जनता पार्टी ही है, और इनकी ताकत भी भारतीय जनता पार्टी है। अगर भारतीय जनता पार्टी को इनके नियंत्रण से छीन लिया जाए तो फिर ये लोग कुछ भी नहीं है, ये लोग कुछ भी नहीं है। और तब तक भाजपा इनके नियंत्रण में रहेगी जब तक ये सत्ता के स्रोत बने रहेंगे। अगर सत्ता इन्हीं से फूट रही है तो सब लोग इन्हीं की तरफ देखेंगे, भाई सत्ता का सुख इन्हीं से मिल रहा है, तो ये जो कहेंगे वो बात मानी जाएगी। अगर 250 से नीचे आना शुरू हुआ, और मैं हमेशा कहता रहता हूं जिस तरह विक्ट्री स्नोबॉल होती है उस तरह डिफीट भी स्नोबॉल होती है, उसका भी एक स्नोबॉलिंग होती है, उल्टी स्नोबॉलिंग होती है विक्ट्री की, ऐसी स्नोबॉलिंग होती है। तो वो इंप्लोजन होगा, जबरदस्त जनता विस्फोट होगा, और उसको इंजीनियर करने में, प्रभावी बनाने में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जबरदस्त भूमिका होगी। उस दिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इनसे अपने गुजरात के ही बदले निकाल लेगा। जी जी। और बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन अगली बार अभय भाई हम लोग शायद 1 तारीख को बात कर रहे होंगे, जब जब आखिरी फेज का चुनाव और शायद एग्जिट पोल उनकी बात आएगी। हो सकता है उस दिन देर रात बात करना हो, क्योंकि आपको उस दिन थोड़ा आपकी खबर ज्यादा रहेगी। एग्जिट पोल शाम को 6 बजे के बाद शुरू होगा ना। हाँ, तो हम लोग सुबह या तो बहुत जल्दी बात कर लेंगे या दिन में देख लेंगे कैसे किया जाता है। 1 तारीख को, क्योंकि 1 तारीख को सैटरडे रहेगा। खैर, अब बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।